हेलो दोस्तों, दृष्टि बीसीएस के फैक्ट्स विद कॉन्सेप्ट कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपने अपने आसपास किसानों को खेतों में मेहनत करते हुए तो देखा ही होगा। और अब सरकार ये कोशिश कर रही है कि किसान मेहनत करने के साथ साथ अब स्मार्ट वर्क की तरफ भी वो लोग बढ़ें। तो अभी हमारे सामने एक कृषि से संबंधित एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। आप देखें, उर्वरक के रूप में यूरिया, इसे और अधिक कुशल कैसे बनाया जाए। तो इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि उर्वरक के रूप में, फर्टिलाइजर के रूप में यूरिया को और इफेक्टिव और इफिशियंसी तरीके से कैसे इसको बनाया जाए, तो इसके बारे में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। प्रीवियस सेशन में मैंने आपसे एक अभ्यास प्रश्न पूछा था, भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा है। तो कई सारे मित्रों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। देखिए, मैंने आपको तो बताया भी था कि एशिया में, आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी, लिस्ट बताया था कि एशिया में लिस्ट लेबनान हो गया, ठीक है। लेबनान के बाद इजराइल हो गया, इजराइल के बाद सीरिया, फिर उसके बाद में टर्की। अब यहां पर आप देखिए, लेबनान तो है ही है, सीरिया भी है, इराक, इराक आप जानते हैं कि सीरिया के ईस्टर्न हिस्से पर है। जॉर्डन भी आपका किधर है, इजराइल के ईस्टर्न हिस्से पर, सऊदी अरबिया से टच बॉर्डर है, ठीक है। तो ये दोनों तो होगा नहीं, तो इसमें सही कौन सा होगा, 3 और 4 सही होगा। तो कई सारे मित्रों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, इसमें विकल्प सी सही होगा। चलिए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, हमारे सामने फैक्ट क्या है। हाउ टू मेक यूरिया मोर इफिशियंट एज अ फर्टिलाइजर एंड वाई दैट नीडेड। तो अभी जरूरत क्या है इसकी, क्यों ये कहा जा रहा है कि यूरिया को और इफिशियंट बनाया जाए फर्टिलाइजर की तरह, उर्वरक के रूप में। तो इसके बारे में हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, चर्चा में क्यों है। पिछले महीने प्रधानमंत्री जी जाते हैं राजस्थान के सीकर जिले में, वहां पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत सेकंड जो किस्त है उसके उसका अनाउंसमेंट करने गए थे। सेकंड किस्त के अंतर्गत जो पैसा मिलता है उसका अनाउंसमेंट करने गए थे, और इसी के दौरान इन्होंने ये एक यूरिया गोल्ड, परंपरागत यूरिया के स्थान पर यूरिया गोल्ड को उर्वरक के रूप में इस्तेमाल करने की बात कही है। तो अभी हमारे सामने चर्चा में है यूरिया गोल्ड। तो पिछले महीने प्रधानमंत्री के द्वारा ये कहा गया कि यूरिया गोल्ड अब भारत में इस्तेमाल किया जाएगा, और इस यूरिया गोल्ड को आप देखेंगे राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया है। तो यूरिया गोल्ड क्या है, इसके बारे में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, और यूरिया गोल्ड पर सरकार क्यों जाना चाह रही है, सरकार क्यों यूरिया गोल्ड के उर्वरक के तौर पर क्यों इस्तेमाल करना चाह रही, तो इसके बारे में भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि यूरिया क्या है। देखिए, आप जानते हैं कि यूरिया एक केमिकल फर्टिलाइजर है, ठीक है, रासायनिक उर्वरक है। अब रासायनिक उर्वरक में क्या होता है, इसमें नाइट्रोजन को कृत्रिम रूप से डाला जाता है और नाइट्रोजन को पौधों में पहुंचाया जाता है यूरिया के माध्यम से। तो यूरिया में क्या होता है, एक केमिकल फर्टिलाइजर है जिसमें नाइट्रोजन को कृत्रिम रूप से डाल करके पौधों में पहुंचाया जाता है, पौधों में पोषक तत्वों की कमी की पूर्ति की जाती है। तो यूरिया के माध्यम से ऐसा होता है। और यूरिया आप देखे ही होंगे अपने खेतों में, गांव में देखे ही होंगे कि सफेद कलर का नजर आता है। तो अभी यूरिया के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि यूरिया कैसे फॉर्म होता है। देखिए, आप लोग जानते हैं कि वायुमंडल में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में उपलब्ध हैं। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों को जब कंप्रेस किया जाता है तो ये अमोनिया में चेंज हो जाता है, और कंप्रेशन का स्तर, दबाव का स्तर और बढ़ाया जाता है, तो फिर ये लिक्विड अमोनिया में ये फॉर्म हो जाता है। अब लिक्विड जो अमोनिया है, तरल अमोनिया है, उसके साथ CO2 को मिक्स करते हैं। CO2 को और लिक्विड अमोनिया को एक चैम्बर में मिक्स करके रख देते हैं, और यहां पर क्या होता है कि टेम्परेचर को अधिक कर देते हैं। अब टेम्परेचर अधिक होने के बाद में फिर ये बेहतर तरीके से मिक्स हो जाता है। फिर उसके बाद में आप देखेंगे कि इसको एक दूसरे चैम्बर में भेजा जाता है। यहां पर ये चैम्बर होता है, यहां पर फिर भारी जल के द्वारा यहां पर इसको ठंडा किया जाता है,
और जैसे ही ठंडा किया जाता है वैसे ही जो यूरिया है वो आपके क्रिस्टलाइट फॉर्म में फाइंड हो जाता है। और आपने देखा भी होगा कि व्हाइट कलर का भुरभुरे टाइप का यूरिया फाइंड होता है हमें। हुआ क्या था कि 1960 के दशक में जब ग्रीन रिवॉल्यूशन चला था इंडिया में, उस समय सरकार ने, आपको पता ही होगा कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक वैश्विक स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है और भारत में एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। सरकार ने क्या किया था कि 1960 के दशक में, खासकर 1966 के आसपास अपने यहाँ ग्रीन रिवॉल्यूशन चालू हुआ था। तो उस समय सरकार ने यूरिया को उपयोग करने के लिए सरकार ने बढ़ावा दिया, यूरिया को उपयोग किया जाए इसके लिए सरकार ने सब्सिडी भी दिया और उस सब्सिडी का इस्तेमाल व्यापक स्तर से किसान लोग करने लगे। फिर आप देखेंगे गेहूं और धान की पैदावारी भी व्यापक स्तर से होती है। लेकिन हुआ क्या कि कुछ कंपनियों ने यूरिया को एज अ कॉमर्शलाइज कर दिया, उसका व्यवसायीकरण कर दिया। और व्यवसायीकरण करने के बाद में ये हुआ कि सरकार यूरिया के ऊपर जो सब्सिडी दे रही थी, सरकार का एक प्रकार से घाटा भी, वित्तीय बोझ भी सरकार के ऊपर बढ़ रहा था। और जो कंपनियां हैं वो कमर्शलाइज तरीके से उसका इस्तेमाल करके लोगों को बेच रही थी। तो सरकार ने कोशिश ये किया कि यूरिया जो व्यापक स्तर से सरकार जिसके ऊपर सब्सिडी दे रही है उसके कंजम्पशन को कम किया जाए। सरकार ने अब कोशिश करना स्टार्ट किया। 2000 के बाद से आप देखेंगे 2014 में नीम कोटेड यूरिया का इस्तेमाल चालू हो गया। 2014-15 के आसपास जब बीजेपी की सरकार आई तो उस समय नीम कोटेड यूरिया हमारे सामने दिखाई पड़ता है। देखिए खेती किसानी की बात है, इस वजह से आप लोग भी इसको बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। तो 2015 में नीम कोटेड यूरिया अर्थात ये जो आपके क्रिस्टलाइट फॉर्म में यूरिया दिखाई पड़ता है, इसमें नीम को भी कोट करने की अर्थात परत चढ़ाने की बात की गई। तो नीम कोटेड यूरिया आप जानते हैं कि आपने अपने बूढ़े बुजुर्गों के माध्यम से सुना होगा घरों में कि नीम की पत्ती खाने से आपके अंदर जो बीमारियां हैं, जो एंटीवायरस हैं या किसी प्रकार की बैक्टीरियल कोई बीमारी है तो वो दूर हो जाती है। तो इसी तरीके से पौधों के साथ भी है कि नीम कोटेड यूरिया का इस्तेमाल करने से जो फसल की उपज है वो बढ़ जाती है, मिट्टी की जो गुणवत्ता है वो भी बढ़ जाती है। तो ऐसे में क्या हुआ कि जो कमर्शलाइजेशन हो रहा था यूरिया का वो कम हो गया। तो यूरिया का कमर्शलाइजेशन भी कम हुआ, सरकार ने ये कोशिश भी की कि कम हो। और साथ ही साथ क्या हुआ कि इसकी जो कंजम्पशन यूरिया का था वो भी कम हुआ। तो आप देखेंगे इफिशियंसी बढ़ गई यूरिया की। और जहां पर फसलों के लिए काफी व्यापक स्तर से यूरिया का इस्तेमाल किया जाता था, नीम कोटेड यूरिया का इस्तेमाल करके, कम इस्तेमाल करके अधिक फसल उपजाया जाने लगा। तो अब आप देखेंगे कि सरकार ने पहले तो ये इनिशिएट किया कि नीम कोटेड यूरिया का इस्तेमाल किया। अब सरकार क्या कर रही है, सरकार की कोशिश है कि सरकार अब सल्फर कोटेड यूरिया को बनाए। अब सल्फर कोटेड यूरिया ही एक प्रकार से आप देखेंगे यूरिया गोल्ड के नाम से अभी जाना जा रहा है। तो सल्फर कोटेड यूरिया में क्या होगा कि जो फसलों की उपज है वो भी बढ़ेगी, मिट्टी की गुणवत्ता भी बढ़ेगी और मिट्टी में जो पोषक तत्वों की कमी है उसकी भी पूर्ति हो जाएगी। तो अभी हम लोग देखें, ये हमने बताया आपको किस तरीके से, इन जनरल आप समझें किस तरीके से यूरिया बनता है। और आप आगे देखेंगे कि जो यूरिया गोल्ड है, अभी जो यूरिया गोल्ड की बात की जा रही है इसमें सल्फर को मिक्स करने की बात की जा रही है। नॉर्मली आप देखेंगे यूरिया में नाइट्रोजन आपका विद्यमान रहता ही है। नाइट्रोजन आपका देखेंगे तो सिंगल प्लांट में आप देखेंगे नॉर्मल यूरिया में क्या होता है, यूरिया में आपका 46% सिंगल प्लांट नाइट्रोजन आपका उपलब्ध रहता है। अब अभी क्या किया जा रहा है कि यूरिया गोल्ड के माध्यम से, जब यूरिया गोल्ड की बात आई तो यूरिया गोल्ड में क्या हो रहा है, 37% नाइट्रोजन और 14% सल्फर को मिक्स करने की बात की जा रही है। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि अपने यहाँ भारत में आप जानते हैं कि जो भारतीय मिट्टी है उसमें सल्फर की कमी है, डिफिशियंसी है। इस वजह से आप देखेंगे कि ऑयल सीड्स है या फिर पल्सेस हैं उनका हम लोग इंपोर्ट करते हैं। जब हम लोग इंपोर्ट करते हैं तो आयात करने के क्रम में आप देखेंगे कि सीएडी हमारा बढ़ा हुआ रहता है, करंट अकाउंट डेफिसिट भी हमारा बढ़ा हुआ रहता है।
अब ऐसे कंडीशन में सरकार ये कोशिश कर रही है कि सल्फर की जो कमी है भारतीय मृदा में उसको यूरिया गोल्ड के माध्यम से उसको दूर किया जाए, और फिर उसके बाद में आप देखेंगे जो आयात हम लोग दालों की और तिलहन की करते हैं, तेल की करते हैं, वो भी कम हो जाएगा। तो CAD भी आपका क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि इस वजह से यूरिया गोल्ड की बात की जा रही है। और दूसरी बात ये की जा रही है कि आप यहां पर एक शब्द देख पा रहे होंगे, नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी को भी बढ़ाने की बात की जा रही है। नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी का मतलब क्या हुआ, नाइट्रोजन उपयोग दक्षता, जिसको हिंदी में बोलते हैं दक्षता, इसका क्या मतलब हुआ। देखिए यहां पर एक ग्राफ दिया है, आप समझे। यहां पर आप अभी क्या होता है कि खेतों में जब हम लोग यूरिया को छींटते हैं या बिखराते हैं फसलों की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि एक कोई झोला टाइप का, बैग टाइप का रहता है, उसमें यूरिया रहता है, और यूरिया को हम लोग खेतों में क्या करते हैं, उसको छींटते हैं, बिखराते हैं। तो जब यूरिया हमारा खेतों में जाता है और फिर उसके बाद में हम लोग सिंचाई करते हैं, तो क्या होता है, यूरिया में जो नाइट्रोजन विद्यमान रहता है वो अमोनिया गैस बन के वो फिर से खत्म हो जाता है, उड़ जाता है। ठीक है, तो अभी वर्तमान में क्या है, वर्तमान में देखेंगे यूरिया के माध्यम से जो नाइट्रोजन पौधों में जाना चाहिए था वो 35% ही केवल जा रहा है, 65% क्या हो जा रहा है, वो उड़ जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में सरकार कोशिश कर रही है कि नाइट्रोजन जो अभी यहां पर उड़ जा रहा था उसमें सल्फर अगर मिला दिया जाएगा, सल्फर अगर ये ऐड कर दिया जाएगा, जैसे 14% इसमें ऐड किया गया है, तो नाइट्रोजन ग्रेजुअली धीरे धीरे पौधों में जो है प्रवाहित होगा। और पौधों में जब प्रवाहित होगा धीरे धीरे, तो आप देखेंगे कि पौधे लंबे समय तक उनकी पत्तियां हरी रहेंगी। अभी क्या हो जाती हैं, पत्तियां पीली हो जाती हैं, तो किसान क्या करते हैं, ऐसे कंडीशन में पत्तियों को येलो लीव्स हो जाती है तो पत्तियों को तोड़ देते हैं। तो अभी क्या होगा, सल्फर मिलाने के बाद में जो फसलें हैं, फसलों के अंतर्गत जो पौधे हैं उनमें हरा भरा रहेगा, हरापन रहेगा। तो ये बात कही जा रही। दूसरी बात मैंने आपको बताया कि अभी वर्तमान में 35% नाइट्रोजन का इस्तेमाल हो पा रहा है यूरिया के माध्यम से। तो आप समझ गए होंगे कि यूरिया हम लोग खेतों में इस्तेमाल करते हैं, फिर वो यूरिया जब सिंचाई करते हैं तो फिर वो 65% गैस के रूप में वो उड़ जाता है, खत्म हो जाता है, और हमारे पास कितने परसेंट बचता है, हमारे पास हमारे खेतों में केवल 35% का ही उपयोग हो पाता है। तो सरकार अभी आप देखें, आजादी के समय के बाद खासकर 1961 के आसपास हम लोग यूरिया के माध्यम से नाइट्रोजन को फसलों में 43.7% यूज कर पाते थे। लेकिन अभी हमारा लेवल क्या है 2018 में, वो 34.7%, अर्थात 35% के आसपास ही यूरिया के माध्यम से नाइट्रोजन का उपयोग हो पाता है। तो इस वजह से ये कहा जा रहा है कि नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी इससे बढ़ेगी। तो इससे दो कार्य होगा, कौन कौन सा, पहले तो ये होगा कि नाइट्रोजन के साथ साथ सल्फर भी पौधों में जाएगा, पोषक तत्वों के रूप में शामिल होगा, जिससे पौधे लंबे समय तक हरे भरे रहेंगे और अधिक उपज होगी। दूसरी बात यह भी कही जा रही है कि इससे नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी भी बढ़ेगी, उर्वरक के माध्यम से जो यूरिया डालेंगे उसके माध्यम से नाइट्रोजन भी अधिक से अधिक पौधों में प्रवेश करेगा। ठीक है, तो ये बातें दोनों कही जा रही हैं। अभी समस्या क्या है, भारत में यूरिया की खपत चिंता का विषय क्यों है, तो चिंता के विषय के स्तर पर आप देखेंगे यूरिया का खपत भारत अधिक कर रहा है। अब ऐसे कंडीशन में आप देखें, इस मैप के माध्यम से सारी चीजें क्लियर हैं। 2009 में 9 और 10 में यूरिया का प्रयोग कितना हो रहा था, 266.73 लाख टन का इस्तेमाल किया जा रहा था, या फिर आप कह सकते हैं 26.6 मिलियन टन MT का इस्तेमाल किया जा रहा था भारत में। और अभी 2022-23 में कितना किया जा रहा है, आप देखें यहाँ पर 357.26 लाख टन या फिर 35.7 मिलियन टन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उपभोग का जो स्तर है, जो अभी कंजम्पशन है, वो क्या है, अधिक है। अब इसी उपभोग के स्तर को कम करने के लिए सरकार यूरिया गोल्ड को लाना चाह रही है। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात आप यहां पर देखें, आप यहां पर देख पा रहे होंगे सरकार ने क्या किया था, यूरिया की बढ़ती खपत के रुझान को ध्यान में रखते हुए मोदी गवर्नमेंट ने
मैंडेटरी कर दिया था कोटिंग ऑफ ऑल यूरिया विथ नीम ऑयल। तो मैंने आपको बताया कि ये मैंडेटरी कर दिया था। और दूसरी बात, सरकार ने ये भी कोशिश की कि जो मैंडेटरी करने के बाद सरकार ने कोशिश की कि जो यूरिया का कॉमर्शलाइजेशन हो रहा है वो भी कम हो। दूसरी बात, यूरिया के जो बैग मिलते थे उनके साइज में भी कमी हो, रिड्यूसिंग द साइज ऑफ बैग्स। 50 किलो का पहले होता था, अब 45 किलो सरकार ने कर दिया था नीम कोटेड यूरिया करने के बाद। तो ये चीजें सरकार ने कोशिश की और इसी की वजह से फिर आप देखेंगे कि थोड़ा सा कमी उपभोग स्तर में देखने को मिली 2013-14 में। लेकिन फिर उसके बाद वही है ना, 2013-14 से 2017-18 तक थोड़ा कमी देखने को मिली। लेकिन फिर आप देखेंगे यहाँ पर ग्राफ में भी देखें, 2009-10 में तो वृद्धि हो रही थी खपत में, लेकिन 2017 के आसपास देखेंगे, 17-18 के आसपास तो थोड़ा कमी देखने को मिली। लेकिन फिर कंसिस्टेंटली ये बढ़ता चला गया। तो उपभोग स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, जिससे मिट्टी की भी गुणवत्ता कम हो रही है। तो आप जानते हैं कई प्रकार के केमिकल्स होते हैं यूरिया में, तो मिट्टी की गुणवत्ता भी कम हो रही है। दूसरी बात यहां समझे, आयात पर निर्भरता। तो आयात पर निर्भरता भी कम करने की बात की जा रही है। आप देखेंगे कि भारत का जो वार्षिक खपत है, वार्षिक खपत की बात करें तो वार्षिक खपत में आप देखेंगे 36 मिलियन टन प्रति वर्ष हमें दिखाई पड़ता है। अब ऐसे कंडीशन में 7.6 मिलियन टन हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं। तो चाइना के बाद दूसरे नंबर पे भारत खपत में हमारे सामने दिखाई पड़ता है। चाइना के बाद सबसे ज्यादा यूरिया का कंजम्पशन करने वाला देश कौन सा है? भारत है। तो अब ऐसे कंडीशन में भी कहा जा रहा है कि आयात पर निर्भरता भी कम होगी। दूसरी बात, नाइट्रोजन उपयोग दक्षता भी इससे बढ़ेगी। मैंने आपको बताया कि खेतों में पहले क्या किया जाता था, पहले 1960 या 1967 के समय जितनी फसलों के लिए यूरिया का इस्तेमाल किया जाता था, उसी समान फसल के लिए अधिक यूरिया का उपयोग किया जाता है। तो अब नाइट्रोजन उपयोग दक्षता को भी एक प्रकार से बढ़ाना है। तो ये बातें हैं। और आप जानते हैं कि हमारे शरीर के लिए जिस तरीके से आवश्यक पोषक तत्व की जरूरत पड़ती है, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे कार्बोहाइड्रेट है, कैल्शियम है, ठीक है, विटामिन है, प्रोटीन है, उसी तरीके से आप पौधों के स्तर पर भी देखेंगे, पौधों के स्तर पर भी हमें दिखाई पड़ते हैं। पौधों के स्तर पर अगर देखें पोषक तत्वों की बात, तो प्राथमिक पोषक तत्व में आपको कौन से दिखाई पड़ेंगे? पोषक तत्व में आपने देखा होगा एनपीके लिखा रहता है। जब आप यूरिया की बोरी लेने जाते हैं तो वहां पर एनपीके लिखा रहता है। तो एनपीके का मतलब क्या हुआ? नाइट्रोजन, उसके बाद में फास्फोरस, फिर पोटेशियम, उसके बाद में सेकेंडरी जो आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं पौधों के लिए, उसमें आप देखेंगे कि सल्फर, फिर कैल्शियम, फिर उसके बाद में मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम भी दिखाई पड़ता है आपका, ठीक है। तो ये है, और इसके साथ साथ में कुछ और जैसे आयरन है, ठीक है, मॉलिब्डेनम है, और भी कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पौधों के वृद्धि के लिए बेहद जरूरी होते हैं। तो जैसे आपके शरीर में वृद्धि विकास के लिए कुछ पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है, उसी तरीके से पौधों को भी वृद्धि के लिए पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। तो ये दोस्तों आज का सेशन रहा, और इस सेशन में हमने देखा कि किस तरीके से सरकार कोशिश कर रही है कि जो यूरिया है परंपरागत, उससे हम लोग नीम कोटेड यूरिया में पहले गए, फिर उसके बाद में अब गोल्ड यूरिया में हम लोग एंट्री कर चुके हैं। गोल्ड यूरिया में आप देखेंगे सल्फर को भी इसमें मिक्स किया जा रहा है, सल्फर को कोटेड किया जा रहा है, सल्फर का मिक्सचर किया जा रहा है। और इसी के माध्यम से सरकार कोशिश कर रही है कि किसान, जो भारतीय किसान है, अपने खेतों में कम से कम यूरिया का इस्तेमाल करें, और जो भी यूरिया इस्तेमाल करें वो अधिक इफिशियंट होना चाहिए, अर्थात पोषक तत्वों की पूर्ति अधिक होनी चाहिए और फसलों की अधिक उपज होनी चाहिए। तो अब हम लोग देखते हैं अभ्यास प्रश्न हमारे सामने क्या है। देखें अभ्यास प्रश्न, पौधों की वृद्धि और अनाज की उपज के लिए निम्न में से कौन सा तत्व प्राथमिक पोषक तत्वों में शामिल नहीं है? तो अभी मैंने प्राथमिक पोषक तत्व बताया है, उनमें से आपको बताना है कौन सा प्राथमिक पोषक तत्व में शामिल नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पेपर में पूछे जा सकते हैं और पूछे गए भी हैं, ठीक है। तो आपके सामने विकल्प है नाइट्रोजन, दूसरा फास्फोरस, तीसरा पोटेशियम, चौथा कैल्शियम। तो सही विकल्प क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
तो मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ, नए आर्टिकल के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।